दोस्तों नमस्कार। तो एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। इस अध्याय में आप जानेंगे जीव जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, खाद्य अंतर्ग्रहण की या खाद्य के पाचन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, मानव में पाचन किस प्रकार होता है, भोजन नली, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत्र के संबंध में कि भोजन यहाँ पर कैसे पचता है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है और अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है और उसमें पाचन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के विज्ञान एनसीईआरटी का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। दोस्तों पहले अध्याय में आपने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बना सकते हैं, जिस कारण उनको स्वपोषी जीव कहा जाता है। लेकिन प्राणी या जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं और कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो कि पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। और याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार का अंतःग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि शामिल है। तो दोस्तों जो प्राणियों में पोषण होता है उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार का अंतःग्रहण या भोजन करना तथा शरीर में इसके उपयोग की विधि शामिल है। दोस्तों खाद्य या भोजन के अनेक घटक होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, जैसा कि आरेख द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर एक आरेख है, यहाँ पर कुछ जटिल पदार्थ हैं, उनका सरल पदार्थों में विनियोजन या वियोजन किया जा रहा है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना उनका विखंडन कहलाता है और इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं। दोस्तों पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो जटिल खाद्य पदार्थ या जटिल जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों में विखंडन या टूटन होता है, जिसको पाचन कहा जाता है। आइए देखते हैं खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। खाद्य अंतःग्रहण या भोजन ग्रहण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। दोस्तों सभी जीवों की भोजन जो है अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जो सांप हैं या सांप वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं और कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं और जो बड़े जलीय जंतु हैं वो छोटी मछलियों को अपना निवाला बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसमें किस प्रकार से उनका आहार कैसा होता है, उनके आहार की विधि कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों भोजन जो है जो हम लोग भोजन करते हैं तो वो होता है पाचन। भोजन करने के बाद उसका जो पोषण हमको मिलता है वो जब कठिन या जटिल यौगिक होते हैं उनका सरल पदार्थों में विखंडन हो जाता है, उसी को पाचन कहा जाता है। और मानव में पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का जो बिना पचा हुआ भाग है वो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। और क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। दोस्तों भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मुख गुहिका जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर ग्रास नली जिस नली से होकर भोजन अंदर जाता है, उसके बाद तीसरा जो भाग है वो आमाशय है, उसके बाद क्षुद्रांत होता है यानी छोटी आंत, फिर बृहदांत यानी बड़ी आंत और जो मलाशय से जुड़ी होती है। इसके अलावा छठा भाग मल द्वार अथवा गुदा होता है। दोस्तों यह बहुत लंबा मार्ग है, ये सभी मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप में होता जाता है।
आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। जो आमाशय की आंतरिक भित्ति होती है वो पाचक रस स्रावित करती हैं और पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार आहार नाल और अन्य ग्रंथियां मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आरेख के द्वारा देखिए मुख गुहिका यहाँ पर है जहाँ से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लाला ग्रंथि है, ग्रसिका है ये जो नली है जिससे हम भोजन लेते हैं। फिर यहाँ पर यकृत है, पित्ताशय है और आमाशय में हमारा भोजन आता है। उसके बाद ये अग्नाशय जो है आमाशय से क्षुद्रांत बृहदांत होकर मलाशय और गुदा मार्ग तक जाता है। दोस्तों पाचन की एक विशेष प्रक्रिया देखिए यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में फैक्ट के रूप में दिखाई गई है। तारा मछली या सितारा मछली स्टारफिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है और कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय फिर वापस शरीर में चला जाता है और आहार वहां पर धीरे धीरे पचता है। ये पाचन की एक अद्भुत प्रक्रिया है। अब आइए देखते हैं जो हमारा आहार तंत्र है या पाचन तंत्र है उसके विभिन्न भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। दोस्तों भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो मुख के द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण या ग्रहण कहलाती है। तो ग्रहण या अंतःग्रहण जो है वो हमारे जो मुख से भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। हम अपने दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत और मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी जो होता है वो सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और उन दांतों के काम भी अलग अलग होते हैं। आप एक शीशे से जो है अपने दांतों को उनके आकार और प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर कैसे दांतों की व्यवस्था दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर जो लास्ट के इधर देखिए सामने की ओर नहीं, लास्ट के जो 3 दांत हैं इन्हें चवड़क कहा जाता है जो चबाने के काम में आते हैं। यहाँ पर ये जो 2 दांत हैं इनको अग्र चवड़क। इसके अलावा यहाँ पर जो आगे के 4 दांतों के बीच में है रदनक है और कृंतक दांत ये काटने वाले दांत है और उसी प्रकार से इस साइड में भी आप देख सकते हैं। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है और ये जो लार रस होता है भोजन के पाचन में बहुत सहायक होता है। दोस्तों दांतों के प्रकार और उनके कार्य आप कैसे देख सकते हैं। देखिए कर्तन और दंसन वाले दांत होते हैं, चीरने और फाड़ने वाले, चबाने और पीसने वाले दांत। तो इनको आप अलग अलग विभाजित करके देख सकते हैं। दोस्तों हमारे जो दांत होते हैं आप छोटे पे जब हम छोटे पे पहले दांत हमारे होते हैं तो उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। फिर उसके बाद उन दांतों को टूटने के बाद जो उनके स्थान पर नए दांत आते हैं उनको अस्थाई दांत कहा जाता है। दोस्तों हमारे दांतों का प्रथम सेट जो है शैशव काल में निकलता है और 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है और इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिनको कि अस्थाई दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं लेकिन वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। दोस्तों कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से आपको दर्शाना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक लाला रस और मंड शर्करा जो है वो आपको जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो किस प्रकार से जो है पाचन में सहायक होता है उसको एक प्रयोग के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रयोग में ये प्रदर्शित होता है कि जो लार रस होता है वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है और इस प्रकार से जो कठिन या जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा जीभ एक मांसल पेशी ग्रंथ होती है। दांतों के अलावा जीभ का बहुत ही महत्व है। ये पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और ये किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। दोस्तों आपको जो है जीभ के बहुत से कार्य हैं। बोलने के लिए हम जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है और निगलने में भी ये जीभ हमारी सहायता करता है। जीभ के द्वारा हमें स्वाद का भी पता चलता है और जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वो दिया गया है स्पेशल फैक्ट
मिठाइयाँ और दंत क्षय। दोस्तों, सामान्य रूप से हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत और मुख को साफ नहीं करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वापस वो वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। और यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, ये क्या करते हैं, ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को हमारे क्षति पहुंचाने लगते हैं। इनको दंत क्षय कहा जाता है। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में ये टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पदार्थ और चीनी युक्त मिठाइयाँ तथा अन्य पदार्थ जो होते हैं दंत क्षय के लिए विशेष रूप से उपयोगी उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करे और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करे। मुख के अंदर गंदी अंगुली या बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए जीभ के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं और स्वाद के भी विभिन्न क्षेत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक प्रयोग के द्वारा आप अपने जीभ और स्वाद को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी जीभ में स्वाद का अनुभव होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, भोजन नली या ग्रसिका। ये हमारे पाचन तंत्र का ही एक भाग होता है। निकला हुआ जो भोजन है वो ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है। ग्रसिका गले और वक्ष से होती हुई जाती है और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर धीरे धीरे सरक जाता है। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है और यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उल्टी या वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो और इसके कारण के विषय में सोचिए। दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से भोजन जो है वो ग्रसिका से होते हुए आमाशय से जा रहा है। आमाशय क्या होता है? तो दोस्तों, आमाशय जो है वो मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। ये चपटा और यू आकार की आकृति होता है और आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग होता है। एक ओर यह ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। दोस्तों, आमाशय जो होता है इसका आंतरिक स्तर जो है श्लेष्मल यानी जो है मुलायम, चिपचिपा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल जो है अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जिससे जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को भी अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं या विघटित कर देते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं या कभी कभी जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय हम बात करते हैं तो हमको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, लेकिन ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। और किसी कारण यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है और खांसी उठती है। अब ये जो आमाशय में भोजन होता है इसको क्षुद्रांत में भेजा जाता है। दोस्तों, क्षुद्रांत या छोटी आंत जो होती है लगभग 7.5 मीटर से लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। दोस्तों, यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दक्षिण में ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्रावित करती है, यानी यकृत जो है वो पित्त रस को स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है जिसको कि पित्ताशय कहा जाता है। दोस्तों, पित्त रस में कई अम्ल होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। दोस्तों, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ ये भोजन क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां पर आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में बदल देता है और वसा अम्ल को ग्लिसरॉल और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव। यहाँ पर किस प्रकार से एक दुर्घटना के द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई थी। दोस्तों, एक विलक्षण घटना घटी। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया था। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था और इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार होता है। दोस्तों, पचा हुआ जो भोजन है वो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति पर स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहा जाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनको कि दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। और ये दीर्घरोम की जो भूमिका होती है ये ऐसी होती है कि दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है और वहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया स्वांगीकरण कही जाती है। दोस्तों, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और ऊर्जा मिलती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है अथवा जिसका अवशोषण नहीं होता है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, बृहदान्त्र या बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब आइए देखते हैं बृहदान्त्र या बड़ी आंत की कार्यप्रणाली। दोस्तों, बड़ी आंत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ जो है मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर इसमें क्या होता है कि गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसको कि निष्कासन कहा जाता है। अब मानव में जो पाचन की प्रक्रिया थी उसको आपने समझ लिया। अब आइए देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों, गाय, बैल और ये सब घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे नहीं खाते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम अग्न आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है और रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसको कि जुगाल या कड कहा जाता है। लेकिन बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहा जाता है। रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं और ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की अधिकता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत से जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदान्त के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसको कि अंधनाल कहते हैं। अंधनाल में जैसे भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के बारे में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र होता है। वे फिर किस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण करते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक देखिए स्पेशल फैक्ट आपके लिए दिया गया है दस्त या उल्टी के संबंध में। दस्त या जो पेट खराब हो जाता है हमारा दोस्तों, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहा जाता है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। तो बार बार दस्त की जो समस्या है या तो फूड में संक्रमण, खाद्य की विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग या अपच के कारण होता है। भारत में बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है और चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से टालना नहीं चाहिए और चिकित्सक के पास जाने के पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी का घोल पिलाना चाहिए और जीवन रक्षक घोल इसको कहते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है, ORS कहा जाता है।
अब देखते हैं दोस्तों, ऐसे जंतुओं में जिसमें पाचन तंत्र नहीं होता है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और पाचन कैसे करते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक कोश की जीव अमीबा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोश की जीव है और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियां होती हैं यहाँ पर, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाभ या कृत्रिम पांव कहते हैं। देखिए यहाँ पर पादाभ या कृत्रिम पांव आप देख सकते हैं कि ये इसको अपना शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। ये इन्हें गति भी देता है और भोजन पकड़ने में सहायता देता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर अपने पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए किस प्रकार से अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ रहा है और उसका पाचन किस प्रकार से होता है। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं और जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट होता है वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस अध्याय में आपने जो पढ़ा उसका आप सारांश इस प्रकार से देख सकते हैं कि जंतु जो है, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतःग्रहण की विधियां और शरीर में इनका उपयोग शामिल है। आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें मुख्य रूप से मुख, गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल होते हैं। पाचक रस स्रावित करने वाली कुछ ग्रंथियां हैं जैसे लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति भी कुछ पाचक रसों का स्राव करती है। इसके अलावा विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग हैं। पोषण या न्यूट्रिशन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन शामिल होता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा जो स्रावित पित्त होता है अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव और छोटी आंत के भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। इसके अलावा जल और कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं और अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट है, जिनका अवशोषण नहीं हो सकता है, वो अपशिष्ट पदार्थ या मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।